तो अभी हमने समझ लिया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, देख लिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीट एंड हीट कैपेसिटी। हीट क्या होता है और हीट कैपेसिटी क्या होता है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैं बोला था कि हीट कैपेसिटी तो एक्सटेंसिव होती है, लेकिन मोलर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। अब ये तुम्हारे लिए तीन नई टर्म्स थी, समझ में आ गया। तो मैंने सोचा कि भाई अभी तुरंत ही इसको बताते तो ठीक रहेगा, तो हमने टॉपिक क्या लगा लिया, हीट एंड हीट कैपेसिटी। ये होता क्या है समझे जरा। चलो तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज हीट। हीट क्या है, लिखो हीट। हीट को हम किससे लिखेंगे पूरे चैप्टर में, क्यू से। ये ध्यान रखना, समझ में आता है। पूरे चैप्टर में हीट को हम क्यू से लिखेंगे। अब देखो हीट क्यू मतलब हीट का मतलब होता क्या है, लिखो इट इज एक्सचेंज और यू लिखो इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफर द एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफर द एनर्जी, मतलब एनर्जी और एनर्जी को एक्सचेंज करने या ट्रांसफर करने का एक तरह का फॉर्म है। बात समझ में आ गया। कब, व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जब सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा उस टाइम पे जो एनर्जी एक्सचेंज होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट और हीट एक्सचेंज। बात समझ में आता है, उसको हम लोग हीट बोलते हैं। मतलब समझो एक गर्म चाय की प्याली थी, मैंने नहीं गर्म चाय की प्याली, वो नहीं, एक गर्म चाय की प्याली थी और उसको तुमने लाके रूम टेम्परेचर में रख दिया। बात समझ में आ गया। अभी वो क्या करेगा, हीट का एक्सचेंज होगा, गर्म चाय ठंडी होगी। बात समझ में आ गया। तो वहां पर हुआ क्या, 70 डिग्री सेल्सियस में जो तुम्हारी चाय थी वो 25 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। तुमने उसको कोई काम नहीं किया, वो अपने आप ठंडी हुई है, पड़ी पड़ी। बात समझ में आता है। तो टेम्परेचर में जब चेंज आ गया उस टाइम पे उसने जो एनर्जी का एक्सचेंज किया है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। बात समझ में आ गई क्या, सबको क्लियर है। हीट का एक्सचेंज, हीट एक तरह का फॉर्म है क्या, एनर्जी को ट्रांसफर करने का। क्लियर हो गया। लेकिन वो फॉर्म कैसे काम करता है, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा तब। अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, समझ में आ गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। सबसे खास बात लिखो, हीट इज disordered form of energy। हीट एनर्जी का डिसऑर्डर्ड फॉर्म है, मतलब अरेंज्ड फॉर्म नहीं है, एक रैंडम, एक डिसऑर्डर्ड फॉर्म है। बात समझ में आती है। डिसऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड नहीं है। मतलब देखो होता क्या है, तुमने अगर जैसे स्टोव के ऊपर पानी चढ़ा दिया तो हीट एक्सचेंज कहां हो रहा है, तुम्हारे जब गैस से तुम उसको गर्म कर रहे हो तो बेसिकली तुम हीट दे रहे हो उसको, सिस्टम को। पानी चढ़ा दिया तो हीट जा रही है ना, तो उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। मतलब टेम्परेचर चेंज होने का मतलब हीट एक्सचेंज हो रही, समझ में आ गया। तो उस पानी में जब वो ठंडा था तो एनर्जी कम थी, जब तुमने उसको गर्म करना चालू किया तो उसकी एनर्जी बढ़ती गई, समझ में आ गया। उस टाइम पे हीट एक्सचेंज हुआ। बात समझ में आ गई। अब खास बात, ये डिसऑर्डर्ड क्यों है, ये डिसऑर्डर्ड इसलिए है क्योंकि तुम कभी गौर करना कि नीचे नीचे पानी जितना गर्म होगा ऊपर के तले पर पानी उतना गर्म नहीं होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर। समझ में आ गया। आप कभी एक काम करना, कोई लोहे, आपने एक गर्म करने की लोहे का पट्टा रख दिया, तो जिस पे रखा है जहां से तुम उसको सेक रहे हो नीचे नीचे से तो गर्म होता है, लेकिन क्या ऊपर से गर्म होता है, इतना गर्म नहीं होता। सेम अमाउंट ऑफ थोड़ी गर्म होता है कि ऊपर से भी उतना ही गर्म है जितना नीचे से गर्म है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है डिसऑर्डर्ड है, मतलब कहीं पर तो हीट ज्यादा सप्लाई हो रही है, कहीं पर हीट पहुंची ही नहीं है। बात समझ रहे हो, क्लियर हो गया। अगर तुमने थोड़ी देर पानी रखा तो नीचे नीचे का पानी जो है वो तो गर्म हो जाता है, समझ में आता है। या फिर नीचे की जो भी चीज है वो गर्म हो गई, ऊपर तक तो हीट पहुंची ही नहीं।
दैट इज अ डिसऑर्डर्ड फंक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि सब तक एनर्जी पहुंच जाएगी। बात समझ में आ गई? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर्ड फंक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। बात सबको समझ में आ गई? तो हीट का मतलब होता है एनर्जी एक्सचेंज। कब? जब आप टेम्परेचर में चेंज करते हो तब। और ये डिसऑर्डर्ड है फंक्शन एनर्जी ट्रांसफर करने का। क्लियर हो गया? इसमें कोई फिक्स नहीं है कि सारे जितने भी हमारे पास आइटम्स या हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स है सबको सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल जाएगा। क्लियर हो गया सबको? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है लिखो हीट कैपेसिटी। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट कैपेसिटी, जिसको हम किससे दिखाएंगे इस पूरे चैप्टर में? सी से। किससे दिखाएंगे? सी से। हीट कैपेसिटी लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड amount of heat required to change the system temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज या 1 केल्विन का चेंज बराबर ही बात होती है। बात समझ में आ गया? चेंज बोल रहा हूं। क्लियर है? जरा चेक करना व्हाट इज हीट कैपेसिटी। सबसे पहले देखें हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। तो जरा देखो इसको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास एक बीकर है, उसके अंदर एक पानी पड़ा हुआ है, यहां पर ठंडा पानी। उसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं चाहता हूं इस 25 को कहां लेके 26 तक लेके जाना चाहता हूं। कितना? 25 को 26 करना चाहता हूं। समझ में आ गया? कितने का चेंज कर रहा हूं? सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का। समझ में आ गया? अब केल्विन 1 और डिग्री 1 का चेंज बराबर कैसे होगा? तो जरा चेक करो। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया 298 केल्विन। 26 डिग्री सेल्सियस का मतलब 299 केल्विन। तो केल्विन में चेंज भी तो बनता ही हुआ। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 केल्विन का चेंज करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे नीचे से ऑब्वियसली नीचे से मेरे को स्टोव जलाना पड़ेगा ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गया? तो जितनी हीट मैंने नीचे से 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज करने के लिए दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सबको? तो वो हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से जरा चेक करो। अब आगे चलते हैं। ये तो हुआ हीट कैपेसिटी। अब उसको लिखने का तरीका क्या है? तो लिखने का तरीका देखो उसको लिखे कैसे? हीट कैपेसिटी को हम सी से लिखते हैं और ये क्या बोल रहा है? द हीट रिक्वायर्ड पर चेंज इन 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। टेम्परेचर पे इतना चेंज आया, उसके लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को सी बोलते हैं। तो उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या हुआ? C इज इक्वल टू क्या हुआ? Q बाय डेल T। बात समझ में आया? अगर मैं बोलूं डेल T की वैल्यू कितनी है? 1 डिग्री सेल्सियस, तो C किसके बराबर हुआ? Q के। दिमाग लगाओ। अगर मैं बोलूं डेल T की वैल्यू 1 है, तो C किसके बराबर हुआ? Q के। यही लिखा। बात समझ में आ गया कि जब डेल्टा T की वैल्यू कितनी हो, 1 डिग्री या 1 केल्विन, तो जितनी तुम हीट दोगे वो किसके बराबर होगी? हीट कैपेसिटी। बात समझ में आ गया क्या? क्लियर हो गया? तो ये मतलब हुआ, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास हीट कैपेसिटी का। फॉर्मूला क्या बना? हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। सबको समझ में आ गया? हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी? तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात कर रहे हैं, तो हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। या फिर हम बात करें कैलोरी। समझ में आ गया? और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन या डिग्री सेल्सियस, किसी में भी दिया जा सकता है, या फिर डिग्री सेल्सियस। तो जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस किसी भी फॉर्म में दिया हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको चेंज करना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन के जिस हिसाब से आपको ऑप्शन दिए हो उसके हिसाब से। तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी कंपाउंड का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो, उसके लिए आप जितना हीट दोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। बात समझ में आता है? क्लियर हो गया? अब एक खास बात, ये एक्सटेंसिव क्यों है, इंटेंसिव क्यों नहीं है? बड़ा सिंपल है। मान लो, अब थोड़ा मास पे भी डिपेंड करती है। कैसे?
मान लो मैं सिर्फ एक ही गिलास गर्म कर रहा हूं, तो हीट कम चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। थोड़ा सोचो कि मैंने सुबह सुबह सिर्फ एक गिलास पानी गर्म किया, एक गिलास पानी जिसका टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस, उसको मैं 26 करना चाहता हूं, तो हीट कम देना पड़ेगा। अगर मैं एक बड़ा एक वो बाल्टी ले आऊं पानी गर्म करने के लिए, तो मास पे डिपेंड कर गया ना, दिमाग लग रहा है नहीं लग रहा। अगर मैं बाल्टी को रख दूं तो पानी ज्यादा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने में मेरे को ज्यादा हीट लगेगी, ज्यादा मुझे गैस खपानी पड़ेगी। बात समझ में आता है क्या? सिंपल सी बात है। इसका मतलब अगर मास ज्यादा हुआ तो हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, अगर मास कम हुआ तो हीट कैपेसिटी कम होगी। इसलिए ये क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। बात समझ में आया? सिंपल सी बात है, एक गिलास को गर्म करोगे, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो कम हीट देनी पड़ेगी, वहीं एक बाल्टी पानी गर्म करोगे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। समझ में आ गया कि एक्सटेंसिव क्यों हुई? क्लियर हो गया सबको? तो फटाफट इसको उतार लो एग्जांपल से। लिख लिया? उसकी यूनिट लिखो फटाफट से। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे किसके लिए? टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी का हमने फॉर्मूला देख लिया। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज Q by del T। ठीक है, हीट बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब देखो टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी सॉलिड के लिए अलग तरह से डिफाइन होती है, सॉलिड लिक्विड के लिए अलग तरह से डिफाइन होती है, और गैस के लिए अलग तरह से डिफाइन होती है। समझ में आ गया? अब जरा देखो, लिखो हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड। हीट कैपेसिटी, टॉपिक लगाओ, हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड और लिक्विड। बेटा सॉलिड और लिक्विड के लिए सेम फॉर्मूला आएगा। हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड और लिक्विड, जिसको हम क्या लिखते हैं? एस से लिखते हैं, और इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये देखो वही टर्म आ गई जो तुम अभी पढ़े थे। बात समझ में आता है? फिर से सुन लो ध्यान से। हीट कैपेसिटी जनरल टर्म थी, लेकिन जब मैं बोलूं स्पेसिफिक हीट, वो क्या होती है स्पेसिफिक हीट? हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड और लिक्विड। उसको हम किससे लिखते हैं? स्पेसिफिक हीट से, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। समझ में आता है? जिसका सिंबल क्या होता है? एस। ध्यान रहेगा, हीट कैपेसिटी जनरलाइज फॉर्म है। अगर हीट कैपेसिटी में सॉलिड और लिक्विड के लिए लिखूंगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पेसिफिक हीट। समझ में आता है? जिसको मैं किससे लिखूंगा? एच से। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड और लिक्विड, उसके लिए डेफिनेशन लिखो। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट is the heat capacity for solid or liquid, and it is defined as the amount of heat given to 1 gram solid और लिक्विड। अब देखो आपने क्या किया? मास को फिक्स कर दिया। दिखाई दे रहा है? ये स्पेसिफिक हीट किसके लिए है? 1 ग्राम के लिए फिक्स कर दिया ना आपने, तो अब चेंज नहीं होगा। ये मास कितना भी हो, 1 ग्राम के लिए फिक्स कर दिया आपने। बात समझ में आती है? ये इसका मतलब क्या निकलता है? द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 1 ग्राम सॉलिड और लिक्विड टू चेंज द टेम्परेचर by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. To change the temperature by 1 degree Celsius or 1 Kelvin.
देखो अब सारी कहानी सेम ही है, कुछ अलग नहीं लिखा, लेकिन एक चीज स्पेशल लिख दी मैंने। यहाँ क्या कर दिया, मास को कांस्टेंट कर दिया, मतलब मास को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो लिखने का मैथमेटिकली इसको लिखने का तरीका क्या है जरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। किस किस को समझ में आ गया यहाँ पर, क्लियर हो गया? अभी जरा चेक करो फटाफट से, देखो। तो इसको लिखना मैथमेटिकली कैसे लिखे, यहाँ पर एक नई चीज आ गई, मास आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर टोटल देखो कितनी टर्म्स हो गई, एक तो टेम्परेचर, दूसरा हीट, तीसरा मास और चौथी चीज क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो चार में रिलेशन निकालना है आपने, एस एम, एक तो डेल्टा टी और क्यू। पहले तीन ही थी, समझ में आता है? जब तीन थी यानी कि एक तो सी था, एक डेल्टा टी था और एक क्यू था, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, हीट कैपेसिटी। और इनमें रिलेशन क्या निकाला था, C इज टू क्यू बाई डेल टी, निकाला था कि नहीं निकाला था? अब हमारे चार टर्म है, समझ में आ गया? और यहाँ के लिए हमको S को डिफाइन करना है। तो स्पेसिफिक हीट यानी कि S किसके बराबर हुआ, जरा चेक करो। जब तुम किस किस चीज को 1 रख रहे हो, वो डिनोमिनेटर में आती है। एक मास को 1 रख दिया तो मास डिनोमिनेटर में आएगा, टेम्परेचर को 1 रख दिया तो टेम्परेचर डिनोमिनेटर में आएगा, और हीट रिक्वायर्ड तुमसे पूछ ले तो वो न्यूमरेटर में आएगा। तो मतलब ऐसे इसका क्या हुआ, Q बाई M इंटू डेल्टा टी। ये तरीका होता है मैथ्स में काम करने का, बात समझ में आ गया? अगर मैं देखो, अगर मास में कितना ले लूं, 1 ग्राम, समझ में आता है? मास की वैल्यू कितनी ले लूं, 1 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर में कितना कर दूं, 1 डिग्री सेल्सियस। ये भी 1, ये भी 1, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1। तो स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगी, हीट चेंज की। बात समझ में आ गया क्या, तरीका समझ में आया? तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली इक्वल्स टू एक्सचेंज ऑफ हीट। समझ में आ गया? तो यहां से एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया, S इज इक्वल्स टू Q M बाई डेल्टा टी, या फिर इसको क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू S M डेल्टा टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोलो समझ में आया क्या? यहां से Q की वैल्यू निकाल ली, S M डेल्टा टी। समझ में आ गया सबको? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ये आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक हीट नाम याद आते ही समझ में आ जाना चाहिए। सॉलिड लिक्विड के लिए दिया है स्पेसिफिक हीट, हीट ऊपर आएगी, मास नीचे आएगा, टेम्परेचर चेंज नीचे आएगा। क्लियर हो गया? फटाफट उतार लो। अब आगे चलते हैं, इसके बाद ये हुआ हमारे पास स्पेसिफिक हीट। तो फिर से समझा देता हूं, फटाफट उतारते जाना, सिर्फ समझा भी देता हूं जिससे जल्दी समझ में आएगा। स्पेसिफिक हीट का मतलब बड़ा सिंपल है, हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड और लिक्विड को हम लोग स्पेसिफिक हीट से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो क्या कहता है कि अगर 1 ग्राम सॉलिड और लिक्विड ले लूं तो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने में जितना मुझे हीट लगेगा उसी को मैं क्या बोलता हूं, स्पेसिफिक हीट। सबको समझ में आ गया? और उसको लिखने का तरीका क्या है, S इज इक्वल्स टू Q बाई M इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? जिस चीज को 1 1 रख लो वो डिनोमिनेटर में आता है, ये मैथ्स का एक सिंपल सा रूल है, इसको सीख लो। तो फाइनली वो नीचे आ गए दोनों, यहां से हीट का भी फॉर्मूला बन गया S M डेल्टा टी, ऊपर से भी फॉर्मूला बन रहा है C इंटू डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट का यूनिट निकालेंगे। तो स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, Q किस में होती है, जूल, या फिर किस में होगी, कैलोरी में। समझ में आता है? S की यूनिट निकालने हैं, जूल और कैलोरी। मास किस में होता है, ग्राम में, या फिर हो सकता है केजी में। समझ में आता है? इनटू टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में या फिर डिग्री सेल्सियस में। तो अगर आपकी यूनिट क्या बनेगी, या तो इसकी यूनिट बन सकती है, देखो, जूल पर ग्राम केल्विन, ये हो सकती है। किसी डेटा तो अपने हिसाब से दे सकते हैं, कैलोरी पर ग्राम केल्विन, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और बहुत सारे बना सकते हो। जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ऐसे बहुत सारे बना सकते हो। समझ में आ गया? इनमें से कुछ भी हो सकता है, वो तो तुम्हारे डेटा के हिसाब से तुम्हें चेंज करना है। क्लियर हो गया? पर घबराने की, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, ये हो गया हमारे लिए क्या, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब लिखो इसका दूसरा, लिखो हीट कैपेसिटी फॉर गैस। अगला टॉपिक लगाओ, हीट कैपेसिटी फॉर गैस। गैस के लिए हीट कैपेसिटी कैसे लिखते हैं जरा देखो, हीट कैपेसिटी फॉर गैस, हीट कैपेसिटी फॉर
गैस। तो देखो हो गया सबका। अब जरा चेक करो कैपेसिटी फॉर गैस। गैस के लिए कैसे लिखेंगे? देखो कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी गैस के लिए बोली जाती है, उसको कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। उसको बोलते थे स्पेसिफिक हीट, इसको बोलते हैं मोलर हीट। आगे मैं कैपेसिटी लगा दी। बात समझ में आता है? मोलर हीट, क्लियर है? और इसको लिखने का तरीका जरा देखो। मोलर हीट कैपेसिटी, पहले तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी जिसको कैसे लिखा जाता है, देखो लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस। देखो तो गैस के लिए लिख रहे तो गैस लिख दिया, फॉर एनी गैस, ठीक है, ऑफ 1 मोल। अब देखो मोल फिक्स कर दिए मैंने, कितने कर दिए? 1 मोल, ठीक है। ये कोई गैस है जो कितने मोल की है? 1 मोल, ठीक है। टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। देखो अब मैंने क्या क्या चीज 1 1 रखी है, वो चीज कहां आएगी? डिनोमिनेटर में। समझ में आता है? मोल 1, टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों डिनोमिनेटर में आएगा। और जो अमाउंट ऑफ हीट है वो कहां आएगी? न्यूमरेटर में, तो उसको लिख सकते हो। समझ में आ गया? अब जरा चेक करो, इस मोलर हीट कैपेसिटी को दो तरह के लिख सकते हैं गैस के लिए। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैस दो तरह से लिख सकते हैं। देखो मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैस, इसको दो तरह से लिखा जा सकता है, जरा चेक करना, उसके बाद हम फॉर्मूले में चलते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी आपको दी गई हो सकती है एट कांस्टेंट प्रेशर, इस पे दी गई हो सकती है एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गया? अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा है, समझ में आ गया? अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखा है, उस टाइम पे 1 मोल गैस के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हीट कितनी लगेगी, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। उसको लिखने का तरीका क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी को C से लिखते हैं, और क्योंकि वो एट कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको क्या लिखते हैं? Cp। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो जब भी तुम्हें दिखे Cp तो समझ जाना ये गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी है। समझ में आ गया? अब Cp को लिखेंगे कैसे, जरा चेक करो। ये है तो यही ना, है तो मोलर हीट कैपेसिटी, बट कांस्टेंट प्रेशर पर है। तो क्या क्या चीज 1 1 रखी है? एक तो मोल और एक टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो दोनों कहां आएंगे? डिनोमिनेटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ, चेंज इन टेम्परेचर आ गए यहाँ, और Q क्या जाएगा? बात समझ में आती है? ये Cp बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? दोबारा समझाऊं, घुस गया दिमाग में? क्लियर हो गया? इसको बोलेंगे Cp। अगर तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे दे रखी हो तो उसको Cp बोलते हैं, और उसका फार्मूला क्या होता है? दैट इज अगेन हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ गया? और अगर ये चीज आपको किस पे दे दे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे दे दे? कांस्टेंट वॉल्यूम। अब उसने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी को लिखते हैं C से, और क्योंकि आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो उसको कैसे लिखेंगे? Cv। समझ में आ गया? और लिखने का तरीका वही है, क्या? दैट इज Q by N into delta, उसमें कोई फर्क नहीं। बात समझ में आई? तो फाइनली वार्निंग यहां नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। क्या है? हीट कैपेसिटी फॉर गैस दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक तो एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको लिखते हैं Cp, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको कैसे लिखते हैं? Cv। लेकिन ये जो गैस के लिए हीट कैपेसिटी होती है वो किस टर्म में डिफाइन होती है? 1 मोल के लिए। बात समझ में आता है? और क्योंकि 1 मोल के लिए डिफाइन है तो आपने वो मोल कांस्टेंट कर दिया ना। मोल कांस्टेंट मतलब मास कांस्टेंट हो गया ना गैस का, तो ये चेंज नहीं होगी, तो ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिटी। बात समझ में आता है? फॉर्मूले दोनों देख लेना ध्यान से, Cp का फॉर्मूला और Cv का फॉर्मूला सेम है, कोई फर्क नहीं है। डेटा में सिर्फ इतना लिखा होगा, वो क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा,
यहाँ पर जो हीट एक्सचेंज हो किस पे हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पे। वहां पर जो हीट एक्सचेंज हो किस पे हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वो दिया होगा क्वेश्चन में, लेकिन फॉर्मूला सेम नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये उतार लो फटाफट से। तो यहाँ पर आज हमने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक खत्म किए हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक खत्म किए हैं? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, समझ में आता है। अगला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत केयरफुली रीड आउट करना सब चीजों को। अगली बार हम लोग और डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, तब